स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है वो भयावह स्थिति है। सरकार वहां पर भाग चुकी है, जिंजी सड़कों पर हैं और सेना स्थिति को काबू करने में लगी हुई है। लेकिन क्या ये जो जिंजी प्रोटेस्ट था ये महज केवल सोशल मीडिया की बैन की वजह से था या इसके पीछे भी कुछ बहुत बड़ी साजिशें थीं? और नेपाल में जो कुछ हुआ, कई लोग भारत में भी उसकी कामना कर रहे हैं, पोस्ट और ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। सर, नेपाल में जो कुछ हुआ, जो कुछ दिख रहा है वही सच है या पीछे भी आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है इसके साजिश? देखिए, इसके पीछे भी गेम है। मैं आपको एक बता दूं कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जिसमें एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ इंडिया है। इंडिया के साथ इसके काफी संबंध है, हमारा रिलीजन भी सेम है, हमारा आपस में रिश्ते भी होते हैं। और नेपाली जो है लैंग्वेज आपके देख करके इंडिया के अंदर रेगुलरली आते रहते हैं। 3 करोड़ नेपाली नेपाल के अंदर है और 1 करोड़ है इंडिया के अंदर, और 50 लाख नेपाली गल्फ और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रहते हैं। नेपाल की जो इनकम है वो है एक तो रेमिटेंस जो इनको फॉरेन से मिलती है और दूसरा है टूरिज्म। दोनों चीजों पर नेपाल डिपेंड करता है, क्योंकि नेपाल के अंदर पहले तो राजा का राज था, लेकिन उसके बाद पिछले 13 साल से 2008 से लेकर के नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आ गई है। लेकिन ये डेमोक्रेसी चल नहीं पाई। पिछले 17 साल के अंदर नेपाल के अंदर 13 सरकारें चेंज हुई और सारी की सारी सरकारें करप्ट थी। कोई भी सरकार 1 साल 1.25 साल से ऊपर चल नहीं पाई। और इस टाइम पे जो केपी ओली की गवर्नमेंट थी, बड़ी स्ट्रेंज सी गवर्नमेंट थी, क्योंकि केपी ओली नॉर्मली क्या होता है कि आप एक पार्टी की गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन पार्टी है वो है नेपाली कांग्रेस और फिर जो दूसरी पार्टी थी वो थी एनसीपी माओइस्ट, जिसके प्रेजेंट लीडर थे। लेकिन इस टाइम पे जो 2 बड़ी पार्टियां वो है नेपाली कांग्रेस और केपी ओली की यूएमएल, यानी कि नेपाल की जो यूएमएल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो दोनों बैठी और दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है। मजे की बात यह है कि ये दोनों मिलकर इसलिए गवर्नमेंट बनाई है लूट सके, क्योंकि नेपाल में लूट का राज चल रहा है। नेपाल में कोई गवर्नमेंट लोगों का भला नहीं सोच रही। नेपाल के अंदर जैसे मैंने कहा, वहां पे इंडिया कई बार वहां पे डैम बनाता था, डैम बनाने का काम स्टार्ट होता था तो जब गवर्नमेंट चेंज होती थी तो फिर वो डैम का प्रोजेक्ट को डिले कर देते थे ताकि उनको इनकम होती है। वो प्रोग्रेस नहीं चाहते कि नेपाल की प्रोग्रेस हो, और इसीलिए नेपाल प्रोग्रेस नहीं कर पाया। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, अब देखिए नेपाल के अंदर 2 गवर्नमेंटें काम करती थी, एक तरफ इंडिया का रोल था, दूसरी तरफ चाइना का। लेकिन नेपाल के अंदर अब 3rd पावर घुस चुकी है, वो है यूएस की डीप स्टेट। और ये जो सारे का सारा एजेंडा फैलाया गया नेपाल के अंदर, ये फैलाया गया यूएस की डीप स्टेट के द्वारा। और जो बलेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, वो यूएस के पिट्ठू हैं। अच्छा। तो आप देखिए टाइम्स मैगजीन के अंदर 2023 में उनकी फोटो छपी थी, एक आर्टिकल छपा था। और वैसे देखा जाए तो मोदी का भी आर्टिकल छपा था बहुत साल पहले, लेकिन वो आर्टिकल था डिवाइडर, कि इंडिया का डिवाइडर है ये। लेकिन बलेंद्र शाह को वहां पे दिखाया गया कि बड़ा प्रॉमिसिंग लीडर है, और इसी लीडर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और बहुत से पैसे भी दिए, जिससे नेपाल के अंदर इस टाइम पे सिचुएशन देख रही है। लेकिन इस टाइम पे इंडिया भी अपना रोल प्ले कर रहा है, चाइना भी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से नेपाल के अंदर स्टेबिलिटी आए, क्योंकि हमारा नेबर है चाइना और नेपाल। देखिए दूसरी बात क्या है कि अगर हमारे नेबर में कुछ होता है तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमको पड़ता है। जैसे बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे इंडिया को इम्पैक्ट हुआ, और उसी तरीके से नेपाल के अंदर यहाँ पे डिस्टर्बेंस आकर के इंडिया को इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है यूएस के द्वारा, यूएस की डीप स्टेट के द्वारा। सर, यहाँ पर डीप स्टेट का जब आपने जिक्र किया तो इसकी संभावनाएं शुरुआत से ही लग गई। सेम पैटर्न हर जगह लागू हो रहा है, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी वही नजर आ रहा है। और अब भारत में लोग कहें कि भारत की भी स्थिति ऐसी हो सकती है। तमाम ट्वीट्स आपने भी देखे होंगे। देखिए भारत के अंदर तो बहुत सालों से कोशिश की जा रही थी। जब यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस तो उस टाइम पे पिट्ठू थी यूएस की। लेकिन जब से पीएम मोदी पावर में आए तो पीएम मोदी ने इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट किया, इंडिया के एनर्जी सेक्टर को बूस्ट किया, इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट किया। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा गया कि किस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया, इससे इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट नहीं किया, साथ में टर्की और चाइना को डिफीट किया। और तीसरी जो कंट्री सबसे ज्यादा डिस्टर्ब थी वो थी यूएस, क्योंकि जो इनकी नूर खान बेस थी उस पर तो यूएस का कंट्रोल था, यूएस उसको चला रहा था के हिसाब से, यूएस के वहां पे एमिनेशन पड़े हुए थे। तो यूएस को बहुत ज्यादा धक्का पड़ा है कि किस तरीके से इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया। देखिए कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, राहुल गांधी बड़े सालों से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि पावर में नहीं आ सकते, कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। उनके पास एजेंडा सिर्फ एक एजेंडा है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करो, और यूएस चाहता है कि इंडिया के अंदर राहुल गांधी जैसा लीडर बैठे ताकि इंडिया का वो हाल हो जो यूक्रेन का हुआ है।
और इंडिया का वही हाल हो जिस तरीके से बांग्लादेश का हाल हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और बात कहूंगा, इंटरनेशनल फील्ड के अंदर दो एजेंसीज हैं, एक है यूएस, एक है चाइना। चाइना छोटी छोटी कंट्रीज को डिस्टर्ब करता है, उनको लोन देता है, लोन देकर उनकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करता है और अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यूएस का जो एजेंडा है स्पेशली पिछले कुछ सालों में, वो है छोटी छोटी कंट्रियों के अंदर उनकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना और कोशिश करना कि उसके अंदर एंट्री करो। जैसे बांग्लादेश को इन्होंने डिस्टर्ब किया, बांग्लादेश के अंदर यूएस एंटर कर रहा और बांग्लादेश के अंदर यूएस की एंट्री हुई, उससे डिस्टर्बेंस किसको, इंडिया और चाइना को। इसी तरीके से यूएस कोशिश कर रहा है घुसने की म्यांमार के अंदर, वहां पे भी इंडिया और आपका चाइना का इन्फ्लुएंस है, वहां पे भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो ना तो इंडिया चाहता है ना चाइना चाहता है कि यूएस हमारे नजदीक आए। एक और बात बताऊंगा कि यूएस ने कोशिश की थी श्रीलंका के ट्रिंकोपाली आइलैंड पे एक नेवल बेस बनाने की, उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे राव चीफ को कहा कि हम इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, उन्होंने कहा हम कर लेंगे। उस टाइम पे इंडिया ने एलटीटी खड़ी कर दी श्रीलंका के अंदर, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगी और यूएस अपनी बेइज्जती बनाता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि यूएस हमारे नजदीक आए। यूएस मोस्ट डेंजरस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, जिस तरीके से यूएस ने बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया, जिस तरीके से नेपाल के अंदर किया, जिस तरीके से वो इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहता है। और इंडिया के अंदर जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, जिनके खाप है कि यहाँ पे वही सिचुएशन हो जो बांग्लादेश और नेपाल के अंदर है, वो खा भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट मजबूत है। यहाँ पे आर्मी का रोल नहीं है और आर्मी हमेशा गवर्नमेंट के साथ खड़ी रहती है। इवन हमारी एजेंसीज वो स्ट्रांगली गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। इंडिया कमजोर कंट्री नहीं है, इंडिया स्ट्रांग कंट्री है और इंडिया यूएस की जितनी भी चालें हैं उसको डील कर सकता है। मुझे पूरी इसके ऊपर उम्मीद है। जी सर, लेकिन सर केपी शर्मा ओली के अगर बयान पर नजर डालें तो वो कह रहे हैं कि अगर भारत के सामने झुका रहता तो मेरी सत्ता लंबे वक्त तक रहती, भारत का विरोध करना मेरी कुर्सी जाने की वजह है। देखिए क्या विरोध किया उसने भारत का, उसने तो पहले भी विरोध किया था भारत का, पहले तो उसे लिपुलेख का इशू उठाया था, इवन यूएन के अंदर ले गया था उसको। अब वो चाइना गया, आप देखिए जब ओली चाइना के अंदर गया तो उसने चाइनीज प्रेसिडेंट से कहा कि लिपुलेख जो है वो चाइना का हमारा पार्ट है, नेपाल का, तो चाइनीज प्रेसिडेंट ने उसको कह दिया कैट आउट। और अब देखिए जो इनके मेयर हैं, और दूसरा इशू उठाया कि राम का जो जन्म हुआ था वो नेपाल के अंदर हुआ था, इससे में क्या फर्क पड़ता है, हिस्ट्री तो सबके सामने पड़ी है। दो इशू उठाया उन्होंने, सबको पता कि नेपाल का जन्म भगवान राम का जन्म कहां हुआ था। तो ये जो केपी ओली है एक्चुअली वो कम्युनिस्ट है, जैसे यूएमएल अल्ट्रा यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी है और टोटली वो चाइना का पिट्ठू था। लेकिन इस टाइम पे ओली के हटाने का पर्पज है कि करप्शन, क्योंकि वो बहुत करप्ट आदमी है। अब अपनी करप्शन का ठिकाना किसी के सिर तो फोड़ेगा ही, इसलिए उस इंडिया के सिर पे जो उसके पास एक चांस था। तो सर क्या भारत की छवि केपी शर्मा ओली चाइना और अमेरिका वाली बनाना चाहते हैं क्या, कि ये भी तख्ता पलट करवाते हैं, देखिए हमारे यहाँ करवा दिया। नहीं देखिए, बेसिकली इन्होंने किसी के ऊपर तो ठिकाना फोड़ना था ना, चाइना के ऊपर तो कह नहीं सकते। तो इनको तो सब देखिए, एक और बता दूं बात कि अगर नेपाल में किसी को लीडर बनना है, तो सबसे पहला काम करता है इंडिया को गाली दे। अगर इंडिया गाली देता तो वो नेपाल का लीडर बन सकता है, ये एक पक्की बात है, क्योंकि मैं नेपाल में रहा हूं, मैंने देखा, बहुत कुछ देखा नेपाल के अंदर। और ये जो पॉलिटिशियन है, अब इनको डर ये लगता है कि इनके तो घरों पे अटैक कर दिया गया, चार एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पे अटैक किया गया, प्रचंड के, जनार्दन खनाल भी यूएमएल के लीडर हैं, नंबर 2 थे ओली के बाद, उनकी तो वाइफ को मार दिया गया। तो जिस तरीके से नेपाल के अंदर यहाँ पे दंगे हुए हैं, जो फसाद हुआ है, वहां पे लोगों का गुस्सा है उनके पॉलिटिकल सिस्टम से, और डेमोक्रेसी नेपाल में फेल हो चुकी है। और चाहे ओली हो चाहे कोई भी हो, उनको दिक्कत यह है, उनको प्रॉब्लम यह है कि उनका फ्यूचर खत्म हो गया। और बहुत जल्दी उम्मीद की जा रही है कि नेपाल के अंदर जब जंजीर वगैरह जो बचेगा लिखेगा कि नेपाल के अंदर राजा का रूल वापस आएगा, राजशाही फिर से, मतलब हिंदू राष्ट्र वाली। बिल्कुल चांस लग रहा, और वो भी इंडिया के इंटरेस्ट के अंदर। देखिए अगर वहां पे राजशाही को हटाने में किसका इंटरेस्ट था, राजशाही को हटाने में इंटरेस्ट था कांग्रेस का। मैं आपको बता दूं कि एक बार राजीव गांधी और सोनिया गांधी नेपाल गए थे, तो उस टाइम पे विजिट करना चाहते थे पशुपतिनाथ टेम्पल, लेकिन विजिट नहीं कर पाए क्योंकि वहां के जो प्रीस्ट थे उन्होंने मना कर दिया कि क्रिश्चियन को किसी को अलाउ नहीं करेंगे यहाँ विजिट करने के लिए, क्योंकि सोनिया गांधी क्रिश्चियन है। और इन्होंने इस टाइम पे राजा से एंकर दिखाया, गुस्सा दिखाया कि आप कैसे नहीं परमिट करेंगे, लेकिन राजा की नहीं चलती थी। और जो उनके पशुपतिनाथ के टेम्पल के जो प्रीस्ट है सारे के सारे इंडियंस है, वो एक मठ है कर्नाटका का, उसको बिलोंग करते हैं, आज भी वो प्रीस्ट कंट्रोल करते हैं, क्योंकि नेपाल के जो पंडित है वो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, लेकिन इसीलिए उनको यहाँ पे प्रीस्ट बना के रखा है। तो उसके बाद राजीव गांधी ने सैंक्शन लगा दी थी नेपाल के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, और उसका बदला लिया
जब यहाँ पे कम्युनिस्ट आ गए या जब वॉइस स्टार्ट हो गए, जितने भी वॉइस थे वो इंडिया के अंदर रहते थे। और देखिए इवन वाजपेयी के टाइम में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से कंट्रोल था वो था कांग्रेस का। उस टाइम पे आपके वाजपेयी साहब की नहीं चलती थी, वाजपेयी साहब को पता ही नहीं होता तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। उनका जो एजेंसी था वो प्रो अमेरिका था या उनका एजेंट था, मैं ब्रजेश मिश्रा की बात कर रहा हूं। तो जब यहाँ पे 2008 में, जब 2006 में यहाँ पे बहुत से डेमोन्स्ट्रेशन हुई और राजा का पता चल गया कि राजा ने छोड़ना है, तो उस टाइम पे जचुरी को भेजा गया था, शायद 2007 की बात होगी। जचुरी कम्युनिस्ट है, वो कांग्रेस की तरफ से आए और उन्होंने आके बात करनी थी यहाँ पे। क्या मतलब आपको किसी कम्युनिस्ट को भेजने का? और जचुरी को इंडियन एम्बेसडर से नहीं मिले, वो मिले चाइनीज एम्बेसडर से। इंडिया के अंदर लोग वेट करते रहे इंडियन एम्बेसी के अंदर कि जचुरी साहब आए और हम उनको ब्रीफ करें, लेकिन उनको जरूरत नहीं थी। वो चाइनीज एम्बेसडर बनकर के उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट इंस्टॉल की, पचन की गवर्नमेंट इंस्टॉल की वहां पे, जो उस टाइम पे सीपीएम बॉयज के लीडर थे और वो पहले पीएम बने 2008 में और पहली उनकी विजिट थी चाइना के अंदर। ये है काम कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस या स्पेशली आप राहुल गांधी लगा लीजिए, सोनिया गांधी लगा लीजिए, ये चाहते नहीं कि इंडिया स्ट्रांग हो, दे हेट हिंदू। आज नेपाल के जो हालात है उसमें कांग्रेस और गांधी परिवार का भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है इनका। सर बालेन शाह, गुरुंग, ये भी दो नाम बहुत चर्चा में हैं। जी देखिए बालेन शाह तो गारंटेड है। देखिए गुरुंग के बारे में भी क्लियर नहीं कह सकता, उनके बारे में डिटेल्स बाहर नहीं आई, लेकिन मेन जो है बालेन शाह डीप स्टेट के मेंबर है, सीआईए के एजेंट हैं, इंडिया में पड़े हुए हैं कर्नाटका के अंदर। लेकिन आप जितने भी देखिए, जितने भी नेपाली हैं पढ़ते इंडिया के अंदर, गाली इंडिया को देते। मैंने कहा ना कि अगर आपको वहां पे एक लीडर बनना है तो सबसे पहले आइए इंडिया को गाली दीजिए, तभी आप लीडर बन सकते हैं। आप चाइना या यूएस को गाली देके लीडर नहीं बन सकते। गाली देना है हिंदुस्तान को गाली दो, इंडिया को गाली दो, जहां से आपको पैसा मिलता है, जहां से आपकी पढ़ाई होती है, जहां से आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, तो ही आप लीडर बन सकते हो। और बालन शाह भी लीडर बनना चाहता है इंडिया को गाली दे करके। यही कहा उसने, दो चीजें कही हैं उसने, एक तो विपुल एक और काला पानी इंडिया का नेपाल का पार्ट है। दूसरा कहा कि जो बड़ा मैप दिया उन्होंने नेपाल का, जिसके अंदर यूपी और बिहार के पार्ट्स दिखाए हैं, पार्ट ऑफ नेपाल। और आज से नहीं, ये मैप 2005 से चल रहा है, तब भी ये मैप लगा हुआ था। तो मैं जब नेपाल में पोस्टेड था तो मैंने एक आदमी से पूछा, क्योंकि जो बैठा था काउंटर पे किसी रेस्टोरेंट के अंदर, कि भाई आपने से नेपाल का मैप लगाया बड़ा नेपाल, तो कहते हाँ हम ये पार्ट ले लेंगे। मैंने कहा आपसे नेपाल तो संभलता नहीं है, ये क्या ले लोगे, जबकि लोग ऐसी बात नहीं बोलते। ये सर वहां पे एक पुलिस का आदमी बैठा था, उनका इंटेलिजेंस का, नेपाल का, तो उसने उसको इशारा कर दिया कि ये लोग समझते हैं पुलिस वालों को या इंटेलिजेंस वालों को। तो मैंने ओपनली कह दिया था उस टाइम पे तो इशू दब गया कुछ देर के बाद। लेकिन फिर दोबारा बालन शाह इस इशू को उठाना चाहते हैं, यानी कि लोगों को भड़काना चाहते हैं, प्रो इंडिया एजेंडा, एंटी इंडिया एजेंडा चलाना चाहते हैं नेपाल के अंदर। और नेपाल इनसे खुद तो संभल नहीं रहा, लेकिन इनको यूपी भी चाहिए, बिहार भी। एक और बात फाइनल बता दूं आपको, जब इंदिरा गांधी पावर में थी तो उसने एक ऑपरेशन चलाया था रॉ के थ्रू, कि जो नेपाल का तराई का एरिया है उसको इंडिया में मर्ज कर दिया जाए। इंडिया ने सिक्किम को मर्ज किया था, भूटान को भी मर्ज करना चाहते थे, मैं स्पेशली इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूं, और इवन नेपाल के तराई को मर्ज करना चाहते थे। नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तराई के जो लोग हैं उनको, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। वो कोई उनका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता नेपाल के अंदर, जो तराई का आदमी है। ठीक है सर, आखिरी सवाल सर, सुशीला कार्की को लेकर चर्चा हो रही कि अंतरिम सरकार वो संभाल सकती हैं। हाँ उनका भी नाम आ रहा था, क्योंकि वो चाहते कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी बने। सरकार की जिम्मेदारी संभालती हैं तो जो थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति भारत से थी, बेहतर होगी या और खराब होगी? देखिए मैं बता दूं आपको कि पहले तो मुझे लगता है कि हमने बड़ी भारी गलती की है, जो हमने यहाँ पे डीप स्टेट को एंट्री करने दी। जो आप, मैं शुरू में बात कहूं आपसे कि नेपाल के अंदर दो ग्रुप थे, एक था चाइना, दूसरी तरफ इंडिया। इंडिया के साथ यूएस में मिलकर काम करता था, लेकिन अब डीप स्टेट अलग हो चुका है हमसे, क्योंकि इंडिया से हेट करता है। और कोई भी ऐसा आदमी जो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बने, अगर वो एंटी इंडिया होगा तो रिलेशन खराब होंगे, नुकसान होगा नेपाल का, क्योंकि नेपाल पूरा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। हम नेपाल पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारा जो बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ वो लगता है 1699 किलोमीटर का। और अगर नेपाल के अंदर, हमारे एम्बेसडर ने ये बात बता भी दी है, जो हमारे प्रोटेक्टर के कुछ लीडर्स हैं उनको कह दिया कि अगर यहाँ पे एंटी इंडिया एजेंडा चलेगा तो बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा, पासपोर्ट सर्विस स्टार्ट कर दी जाएगी, और जो नेपाली इंडिया के अंदर आते हैं उनको वापस नेपाल के अंदर भेज दिया जाएगा, और आपको जो सामान मिलता है वो इंडिया से मिलता है। देखिए नेपाल को जो जितने भी उसको, हम उनको यूजली 2 पोर्ट्स अलाउड हैं जहां से सामान ले सकते हैं। हमने उनको उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से 2 पोर्ट दे रखे हैं। जब पिछली बार ओली पावर में आए थे उनका जब सामान चाइना से मंगा लेंगे, चाइना ने भी उनको ऑफर किया था, लेकिन चाइना से अगर उनका सामान आता है तो दूर पड़ता है, महंगा पड़ता है,
जो नेपाल अफोर्ड नहीं कर सकता। नेपाल की जो करेंसी है वो उसको इंडिया सपोर्ट करता है। इंडिया के 100 रुपए के पीछे नेपाल के 160 रुपए हैं और ये फिक्स्ड है, तभी नेपाल स्टेबल है, तभी नेपाल की गवर्नमेंट नहीं गिरती। और नेपाल को पता है बात, अगर नेपाल इंडिया से दुश्मनी लेगा तो हम जो एक्शन लेंगे उससे नेपाल 2-3 महीने से ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ना उसको खाना मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, ना उसको खाने पीने की चीजें मिलेगी, ना उनको जॉब मिलेगा, ना रेमिटेंस मिलेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और इतनी बातें बताने के लिए। बाकी दर्शकों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।